हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टैट वॉरियर्स में। आई एम शिल्पी सिंघल। फ्रेंड्स, हर बार की तरह इस बार भी हम अपनी वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जो टॉपिक है हार्वर्ड की पंचपदी शिक्षण विधि। फ्रेंड्स, हम अपनी आज की वीडियो के द्वारा इस टॉपिक को आप सभी के लिए बहुत ही सरल शब्दों में लेकर आए हैं और हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम आप सभी की सभी कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकें। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप अभी हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही फ्रेंड्स, हम अपनी डेली करंट अफेयर्स के शॉर्ट्स भी डालते हैं, आप उन्हें भी देखें और अपनी राय दें। आपके सुझाव हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हम खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव कैसे करें और कैसे बेहतर से बेहतर कंटेंट आप सभी के लिए लेकर आएँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने आज की इस वीडियो को शुरू करने जा रहे हैं। हार्वर्ड की पंचपदी शिक्षण विधि। फ्रेंड्स, हार्वर्ड एक ब्रिटिश दार्शनिक थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई के तरीके को लेकर जो सभी अध्यापक थे उन सभी के लिए एक ऐसी शिक्षण विधि का निर्माण किया जो उस समय के साथ साथ आज के समय में भी बहुत उपयोगी है। तो फ्रेंड्स, ये विधि क्या है, इसे हम स्टेप बाय स्टेप जानने का प्रयत्न करते हैं। शिक्षण के कार्य को योजनाबद्ध रूप से प्रस्तुत करने के लिए शिक्षण विधियों का सहारा लिया जाता है। हार्वर्ड स्पेंसर एक ब्रिटिश शिक्षा दार्शनिक थे जिन्हें उनके शिष्यों ने अरस्तु के समान ही माना है। हार्वर्ड ने बताया कि पाठ योजना का पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। उसी के आधार पर छात्र अपने मस्तिष्क में पाठ की रूपरेखा तैयार करता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हार्वर्ड स्पेंसर एक ब्रिटिश शिक्षा दार्शनिक थे जिन्हें उनके शिष्यों ने अरस्तु के समान ही माना है। फ्रेंड्स, हार्वर्ड स्पेंसर कहते थे कि जो बच्चे होते हैं ना, उन पर उनकी शिक्षा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यानी एक अध्यापक के द्वारा कक्षा में किस तरह की शिक्षण विधि का प्रयोग किया जा रहा है, किस तरीके से उनको पढ़ाया जाता है, किस तरीके से उन्हें समझाया जाता है, इन सभी बातों का बच्चों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और उसी के आधार पर दी जाने वाली शिक्षा का वो अपनी मस्तिष्क में एक रूपरेखा यानी पैटर्न बनाते हैं। उस पैटर्न के आधार पर ही वो आने वाली चीज़ों को समझते हैं और उन्हें अपने व्यवहारिक प्रयोग में लाते हैं। इसके साथ ही हार्वर्ड ने बताया कि शिक्षक के द्वारा दिए गए ज्ञान को बालक निरंतर ग्रहण करता जाता है। यदि यह ज्ञान क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत अर्थात छोटे छोटे खंडों में बांटकर दिया जाए तो इसका बालक के शिक्षण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स, हार्वर्ड स्पेंसर जो थे उन्होंने कहा कि बालक को एक साथ ज्ञान ना दे करके दिए जाने वाले ज्ञान को, विषय वस्तु को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाए और बांटने के बाद जब उस बच्चे को किसी बात के बारे में समझाया जाएगा तो वो उसे और ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेगा, पॉजिटिव वे में लेगा और जो उसकी अध्ययन करने की रुचि है वो भी बढ़ेगी और शिक्षण में जो उसका प्रदर्शन है वो भी बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर इसको हम एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो मान लीजिए फ्रेंड्स, आप एक एग्जाम्पल नॉर्मल सा हम ले, कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है। तो साइकिल चलाने के लिए सबसे पहले वो क्या करता है, सबसे पहले वो अपने हाथों से हैंडल को संभालना सीखता है, फिर धीरे धीरे अपना बैलेंस दोनों ओर बनाता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह वो साइकिल चलाने की पूरी विधि को एक छोटे छोटे खंडों में बांटता है और अपने माइंड में उसी तरह का पैटर्न बनाता है और उसी के आधार पर एक वक्त ऐसा आता है कि वो साइकिल चलाना सीख जाता है। फ्रेंड्स, इसी तरह हार्वर्ड ने बताया कि अगर ज्ञान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर बच्चे को समझाया जाए तो वो उस बात को जल्दी समझेगा और जल्दी ही ग्रहण करेगा। इसके बाद इसी बात को ध्यान में रखते हुए हार्वर्ड ने अपनी पंचपदी विधि दी जो इस प्रकार है। पंचपदी शिक्षण विधि के सोपान। फ्रेंड्स, जो हार्वर्ड स्पेंसर थे उन्होंने अपनी पंचपदी शिक्षण विधि में कुछ स्टेप दिए। उन्हीं के आधार पर बालक के लिए एक शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जो कुछ इस प्रकार हैं, जिनमें सबसे पहले प्रस्तावना, उसके बाद विषय स्थापन या विषय वस्तु, उसके बाद तुलना, उसके बाद सामान्यकरण या नियमीकरण और सबसे अंत में प्रयोग और अभ्यास। फ्रेंड्स, ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस पंचपदी विधि के जो स्टेप हैं आप उन्हें चेंज नहीं करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जो स्टेप जहाँ पर है वहीं आप उसे रखेंगे। इसके बाद हम फ्रेंड जानेंगे कि इन शिक्षण विधियों में इन स्टेप्स का क्या महत्व है। सबसे पहले आती है फ्रेंड्स इसमें हमारी प्रस्तावना।
प्रस्तावना क्या है? यह छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है। इसमें बालकों का पूर्व ज्ञान का अनुमान लगाया जाता है। इसमें अध्यापक द्वारा विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न बालकों से पूछे जाते हैं, जिसके आधार पर अध्यापक ये ज्ञान करता है कि बालक उस विषय पर कितना ज्ञान रखता है और उसी आधार पर बालकों के लिए पाठ योजना का निर्माण करता है। फ्रेंड्स, प्रस्तावना, इस टॉपिक पर अधिकांश छात्र कंफ्यूज रहते हैं कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना को बहुत से लोग ये जान लेते हैं कि ये पाठ की शुरुआत है, जबकि फ्रेंड्स, प्रस्तावना पाठ की शुरुआत ना होकर के उस पाठ से भी पहले की जानकारी का पता लगाने का स्टेप है। यानी अगर मान लीजिए अध्यापक कक्षा में पृथ्वी के भूगोल के बारे में बता रहे हैं, तो भारत के भूगोल के बारे में बता रहे हैं, तो उससे पहले एक अध्यापक ये जानने का प्रयत्न करता है कि एक बालक उस भूगोल के बारे में जानता क्या है, उसकी नॉलेज कहाँ तक है। उसी के आधार पर एक अध्यापक कक्षा में अपनी आने वाली योजना का चयन करता है। यानी यदि बच्चा उस बारे में कम जानता है, तो वो उसकी शुरुआत जो करेगा वो उसी कम ज्ञान को लेकर आगे बढ़ाते बढ़ाते ही करेगा। इसी प्रकार फ्रेंड्स, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि प्रस्तावना पाठ की शुरुआत नहीं बल्कि पूर्व ज्ञान से संबंधित है। इसमें पहले की नॉलेज को ही चेक किया जाता है और उसी के आधार पर अगली अपनी योजना एक अध्यापक के द्वारा बनाई जाती है। इसके बाद जो स्टेप आता है फ्रेंड्स, वो कुछ इस प्रकार है। विषयों स्थापन। इस सोपान में अध्यापक विभिन्न तरीकों से बालकों के समक्ष पाठ को प्रस्तुत करते हैं। इसमें अध्यापक बालकों के स्तर का ध्यान रखते हुए कई शिक्षण विधियों का प्रयोग करता है और दिया जाने वाला ज्ञान उनके लिए सुलभ बनाता है। फ्रेंड्स, विषय स्थापन से तात्पर्य कि एक अध्यापक के द्वारा कोई टॉपिक जब कक्षा में शुरू किया जाता है, तो वो उसे कुछ इस तरीके से प्रस्तुत करता है कि बालकों के मन में उस चीज़ को लेके एक इमेज बन जाए, उसे वो कहीं ना कहीं जान ले कि ये भी कहीं अस्तित्व में है। या फ्रेंड्स, अगर हम एक नॉर्मल भाषा में समझें, तो मान लीजिए एक अध्यापक बच्चों को ग्रेविटी के बारे में पढ़ा रहा है, तो फ्रेंड्स, ग्रेविटी को वो एक तरह तरह के एग्जाम्पल दे करके, जैसे हाथ में कोई चौक ले करके उसे छोड़ना हवा में और वो जाकर धरती पे गिरना, तो वो ग्रेविटी के इस तरह के एग्जाम्पल देकर बच्चों को इस बारे में बताएगा कि हाँ, ग्रेविटी नाम की यानी गुरुत्वाकर्षण नाम की भी कोई चीज़ होती है जो हर चीज़ को अपनी ओर खींचती है, हर चीज़ को पृथ्वी से जोड़कर रखती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के ही तरीकों को अपना करके एक अध्यापक अपने अगले स्टेप की ओर बढ़ता है, जिसे विषय स्थापन कहा जाता है। इसके बाद जो अगला पड़ाव है वो कुछ इस प्रकार है। तुलना। कक्षा में बालकों को पढ़ते समय जिस स्थान पर बालकों को पाठ समझने में कठिनाई होती है, वहाँ अध्यापक उदाहरण के द्वारा विषय को समझाता है, जिसमें वह किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य तुलना कराकर प्रत्येक वस्तु का अच्छे से ज्ञान कराता है, जिसमें बालकों का ज्ञान स्थायी होता है और उसे सदैव ध्यान में रख पाते हैं। फ्रेंड्स, तुलना जैसे शब्द से ही आप सब ये जान गए होंगे कि तुलना मतलब कंपैरिजन, दो वस्तुओं के बीच जो मूलभूत अंतर है उसको ही स्पष्ट करना तुलना है। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, एक अध्यापक कक्षा में पर्यायवाची पढ़ा रहा है, तो पर्यायवाची या कुछ ऐसे शब्द पढ़ा रहा है, समान अर्थक शब्द पढ़ा रहे हैं फ्रेंड्स मान लीजिए, और उसमें अचानक एक शब्द आता है ग्रह। फ्रेंड्स, अब अगर हम इसको समझें तो ग्रह का एक तात्पर्य होता है जो प्लैनेट होते हैं, जो आसमान में सौरमंडल है, सोम, मंगल ग्रह, पृथ्वी, शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, इस तरह जो भी ग्रह हैं, एक ग्रह तो वो हो गए और दूसरे ग्रह का आश्रय हो गया, मतलब हो गया कि हमारा घर। तो फ्रेंड्स, इन दोनों शब्दों के बीच में जो अंतर है, जो मूलभूत अंतर है, उसे अध्यापक एग्जाम्पल्स के द्वारा ही समझाएगा। वो तुलना करके इन दोनों में जो इनका मूलभूत अंतर है वो बालकों के समक्ष रखेगा, जिससे बालकों में दोनों शब्दों का अंतर समझ में आएगा और वो इसे हमेशा ध्यान रखेंगे और कभी भी भूलेंगे नहीं। इसके बाद जो अगला पॉइंट आता है फ्रेंड्स हमारा, वो इस प्रकार है। सामान्यीकरण। सामान्यीकरण से तात्पर्य होता है जब बालक अपने शब्दों में पढ़े हुए पाठ का सार बता सके, अपने शब्दों में किसी बात को सामने वाले के समक्ष रख सके और एक सामान्य नियम के द्वारा किसी भी कार्य को कार्य हेतु निर्मित कर सके। यानी फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य यह है कि जब एक अध्यापक के द्वारा कक्षा में बालक को कोई भी बात समझाई जाती है, तो वो उस ज्ञान को केवल अध्यापक के ही तरीके तक सीमित नहीं रखता। मान लीजिए कि एक अध्यापक कक्षा में कोई हिंदी का पूरा पाठ पढ़ाते हैं
तो अगर बच्चे से पूछा जाए कि बेटा तुम बताओ इसमें क्या समझे, इस पढ़ाए गए पाठ का तुम अपने शब्दों में सार क्या निकालोगे, तो जब बच्चा अपने ही शब्दों में उस पूरे पाठ को बता सके, शॉर्ट फॉर्म में ही सही, लेकिन उसे जब वो अपने शब्दों में बता सके, तो वहाँ हम कह सकते हैं कि बालक उस पूरे पाठ का सामान्यीकरण करने लगा है, यानी नियमीकरण करने लगा है। वो उसे अपने शब्दों में सामने वाले के समक्ष रख भी सकता है, उसे अपनी बात ठीक से समझा भी सकता है। फ्रेंड्स, अब एक तरीका अगर हम नॉर्मल शब्दों में समझें तो हर किसी का अपने काम को करने का तरीका अलग होता है। अब मान लीजिए घर में कोई आपकी मम्मी है, वो खाना बनाती हैं, तो उनके खाना बनाने का तरीका अलग है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो खाना मम्मी को ना बना करके आपको बनाना पड़े, तो आपके काम करने का तरीका और मम्मी के काम करने का तरीका, दोनों में बहुत अंतर होता है। यही अंतर जो है, इसे ही सामान्यीकरण कहते हैं, यानी जो हर किसी का अपना तरीका है काम को करने का, वही सामान्यीकरण है, जिसमें वो किसी भी तरह की जो बंधन है उनसे हटकर वो अपना एक तरीका बनाता है, उस तरीके को फॉलो करता है, और अगर वो तरीका कारगर है तो भविष्य में भी उसे हमेशा के लिए संभाल कर रखता है। इसे ही सामान्यीकरण कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये हर्बर्ट स्पेंसर की जो पंचपदी विधि है, उसमें स्टेप बाय स्टेप इस तरह की प्रक्रियाएं बच्चे के समक्ष होती हैं। इसके बाद और अंतिम में जो पड़ाव आता है, जो स्टेप आता है, वो इस प्रकार है: प्रयोग। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य किसी भी पढ़े हुए ज्ञान का लाभ तब है जब वह ज्ञान किसी भी व्यक्ति के द्वारा इसके प्रयोग में लाया जा सके। इसी प्रकार शिक्षक के पढ़ाए गए पाठ का भी तभी लाभ है जब बालक उस ज्ञान को अपने प्रयोग में ला सके और निरंतर अभ्यास करके उसमें निपुण बन सके। फ्रेंड्स, इसका तात्पर्य अगर हम नॉर्मल शब्दों में समझें तो मान लीजिए कि एक बच्चे को कक्षा में आज गणित का पाठ पढ़ाया गया है, जिसमें एक अध्यापक के द्वारा छात्रों को जो जोड़ घटा है, या जो इसके साथ साथ जो शॉपिंग करना है, उसमें कितने का सामान बालक ने खरीदा, या घटा के साथ साथ जो गुणा भाग, ये सब बातें एक अध्यापक के द्वारा बच्चे को बताई गई हैं, तो उसे वो अपने जीवन में कैसे प्रयोग में लाएगा। मान लीजिए कि उस बच्चे को उसके मम्मी पापा ने कहा है कि जाओ बेटा ये सामान लेकर आओ, और बाकी जो पैसे बचे उन्हें तुम आराम से घर लेकर आना, गिन कर लेकर आना। तो इसमें फ्रेंड्स वो बच्चा क्या करेगा, वो कहीं ना कहीं अपने कक्षा में पढ़ाए गए ज्ञान को प्रयोग में लाएगा। वो ये सोचेगा कि अगर मैं, मान लीजिए मेरे पास 20 रुपये हैं और उनमें से मैं 15 रुपये का सामान खरीद रहा हूँ, तो मेरे पास कितने रुपए बचने चाहिए। अध्यापक ने मुझे किस तरह जोड़ना घटाना बताया था, उसी के आधार पर वो अपनी शॉपिंग की जो पूरी गतिविधि है उसको करेगा, और जिसका सही जवाब निकाल कर वो अपनी पूरी क्रिया को करके उस ज्ञान को प्रयोग में लाएगा। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स, जो तरह तरह के तरीके होते हैं, कहीं किसी बच्चे को किसी अध्यापक के द्वारा कोई ट्रेनिंग दी जाती है, उस ट्रेनिंग को जब तक वो बच्चा अपने प्रयोग में ना लाए तब तक वो ज्ञान उसके लिए व्यर्थ है। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स, जो हर्बर्ट स्पेंसर की पंचपदी विधि थी, उसमें ये सारे स्टेप्स दिए गए। हम आशा करते हैं कि हमने आज की इस वीडियो के द्वारा इन सारे स्टेप्स को आप सभी के लिए क्लियर करा पाए हों, और फिर भी अगर आपकी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि हम आपकी सारी कन्फ्यूजन्स को बहुत अच्छे से दूर कर सकें। और फ्रेंड्स, हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम आने वाले समय में भी ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट आप सभी के लिए लेकर आते रहें। लेकिन उसके लिए फ्रेंड्स हमें आपके साथ की ज़रूरत है। आप प्लीज़ हमें बताया करें, कमेंट किया करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम खुद को और मोटिवेटेड फील कर सकें और खुद को और इम्प्रूव आप सभी के लिए कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली बार ऐसे ही एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और पूरा मन लगाकर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करते रहें। सकारात्मक रहें, किसी के बहकावे में ना आएँ, और इंसानियत में रहकर अपने सारे कार्य करें। फ्रेंड्स, बी हैप्पी, बी सेफ, गुड बाय।